तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। डे लॉन्ग सा क्लास है, पहले फिजिक्स की क्लास रहेगी, थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। देन हम लोग केमिस्ट्री क्लास की तरफ मूव करेंगे, फिर मैथ्स की भी बात करेंगे। फिजिक्स में हम लोगों को आज पढ़ना क्या है? पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज़ आ जाइए, हाँ मॉर्निंग, जिसका यूज़ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड करने वाले सर्किट्स और सर्किट्स में आने वाले अलग अलग फैक्टर्स, जैसे आपको करंट मेज़र करना हो तो क्लास 10 में पढ़ा था एमीटर चाहिए, आपको वोल्टेज मेज़र करना हो तो क्लास 10 में पढ़ा था कि आपको वोल्ट मीटर चाहिए। उसी तरह से कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग इस वाले सेक्शन में देखेंगे। तो शुरुआत होगी मीटर ब्रिज से, या इसी का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। वो पढ़ने के बाद हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे। फिर अगला टॉपिक आज के ही क्लास में हमें मिलेगा पोटेंशियोमीटर, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर हुआ करता है। इसमें वायर होंगे, तार होंगे, उनको स्ट्रेच करके बांधा गया होगा। पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करके बता दे, इस तरह की, या पोटेंशियल ड्रॉप बता दे, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है। फिर उस पर भी क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। देन हम तो मूव करेंगे अमीटर, वोल्टमीटर, इनके इंटर कन्वर्जन में आप कैसे वोल्टमीटर को अमीटर में वगैरह में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब। तो कितना कुछ हो पाएगा आज के क्लास में डिपेंड करता है कुछ कुछ फैक्टर्स। एक फैक्टर का जिक्र क्लास की शुरुआत में कर दिया है, बाकी और भी फैक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हम लोगों पे हावी होंगे, तो तब हम लोग महसूस करेंगे, तब उस फैक्टर की बात हम लोग आगे करेंगे। तो क्या क्लास शुरू की जाए? ठीक है, आप नहीं भी बोलोगे तब भी करनी पड़ेगी। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनना जरा, जिस चीज को हमें आज पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मेनली दो चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग, दो चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा मीटर ब्रिज। सबसे पहला मीटर ब्रिज पढ़ेंगे हम लोग, या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था अभी अभी, स्लाइड वायर ब्रिज। बहुत अच्छा। थ्योरी अच्छे से देखिएगा, थ्योरी में एक जरा भी कंफ्यूजन मत रखना। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जरा इन तीनों टॉपिक्स के महानता का सुन लो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भारत के किसी भी स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा हो और पोर्शन में ये चैप्टर आ रहा हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर टर्म एग्ज़ाम हो, और उस दौरान आ जाइए, और उस दौरान हम लोगों को इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ना मिले हो। न्यूमेरिकल्स ज़रूर होते हैं इस पर बेस्ड, मीटर ब्रिज पे भी और पोटेंशियोमीटर पे भी क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। थ्योरीज डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, और इसका यूज क्या है, ये सब। व्हाट इज स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन और यूजेज, या उसको एक्सप्लेन करना, फॉर्मूला डिराइव करना। डायरेक्टली इस टॉपिक को क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल सेक्शन में, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सुन पाए हम लोग? अच्छा, ठीक है बच्चों, एक सेकेंड जरा, बस एक सेकेंड।
मुझे ज़रा सेटिंग्स में जाना होगा। स्क्रीन ऑफ हो गया था इसका। हाँ जी, वापस मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया। अब स्लाइड वायर ब्रिज जगह जगह आपको ना मिले, मीटर ब्रिज लिखा हुआ दिख जाएगा। तो किस तरह की चीज़ है वो सुनना ध्यान से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। भगवान ने जितनी लंबी क्लास आज की रखी होगी उतनी ही करेंगे हम लोग, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो ये होता क्या है? इट इज़ an electrical instrument used to measure एक सेकेंड, the value of an unknown resistance। जरा ठहरिएगा, शायद माहिरू कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनका क्या है प्रॉब्लम, मैसेज क्या कर रही है ये। माहिरू, माहिरू कनेक्ट हो चुकी है आप? यस सर। अच्छा, हाँ हाँ, मॉर्निंग, ठीक है। थोड़ी देर हुई ना आपको आज? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो कहा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या होता है कि आपके पास यदि एक अननोन रेजिस्टेंस कोई दे दे, बस ऐसे ही आपसे कहे कि आंखें बंद करो, आपने आंखें बंद किया, बोला हाथ दो, आपने हाथ दिया, और उसमें उन्होंने एक रजिस्टर रख दिया और कहा बताओ ये रजिस्टर कितने ओम का है। अननोन रजिस्टर, कुछ नहीं जानते, तो उसका वैल्यू आप इस डिवाइस के हेल्प से पता कर सकते हैं। अब ये डिवाइस होता कैसा है, दिखता कैसा है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उस पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए, और जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो हम लोग पढ़कर आ रहे हैं या नहीं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सुनते जाओ। इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहिए था इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन से थ्योरी पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार रिकॉल सर करना पड़ेगा। यूज्ड का स्पेलिंग गलत है। अरे बेस्ड का यूज्ड टू, अच्छा USDE लिख दिया, बहुत अच्छा। किसने बताया ये, किसने बताया बेटा? खुशी से। खुशी ने बताया, बहुत अच्छा खुशी, सो नाइस ऑफ यू, बहुत ध्यान रखा आपने। आज तनु ने धोखा दिया, हमेशा तनु बताती थी। तनु आवाज़ दो। यस सर। हाँ क्यों, आज क्यों नहीं बताया आपने? सर फिर आप चुपके से चेंज कर देते और बोलते हम ही गलत। फिर मैं चुपके से चेंज कर देता और कहता वही तो था। ठीक है, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, देखो खुशी ने भी तो बताया, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और करते क्या है इससे? टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। अब इसके पहले कि मैं सच्ची मुच्ची वो डायग्राम बनाऊं
जो डायग्राम होता किसका है, मीटर ब्रिज का या स्लाइड वायर ब्रिज का। उसके पहले जरा एक छोटा सा रिमाइंडर ले लीजिए, एक छोटी सी बात कि कैसा दिख रहा था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 पॉइंट्स ले लिया और ये रहा यहाँ से पहला रजिस्टर, ये रहा हमारा दूसरा रजिस्टर। ये पॉइंट जज्बात में थोड़ा ऊपर लिया है, चलो ये रहा थर्ड, और ये रजिस्टर हमारा कौन सा है, फोर्थ। ये रहा टर्मिनल ए, ये रहा टर्मिनल बी। यहाँ के रेजिस्टेंस को R1 कहा, यहाँ के रेजिस्टेंस को R2 कहा, इस रेजिस्टेंस को R3 कहा, इस रेजिस्टेंस को R4 कहा। याद होगा बीच में हम लोगों ने एक और रेजिस्टेंस लगाया था, कहा था यदि इसको A B, चलो इसको C, इसको D कह दीजिए। तो जानबूझकर हम लोग क्या करते थे कि पोटेंशियल एट C इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D, क्योंकि करंट फ्लो करता है किधर से किधर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच जब तक नहीं है तब तक उस वायर से होकर कोई करंट पास नहीं कर सकता। तो यदि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम रख दो, तो यहाँ से यदि कोई कनेक्शन किया है और एक लगा दो आप गैल्वेनोमीटर, जिसका काम होता है ये बताना कि किसी वायर से करंट पास हो रहा कि नहीं, डिफ्लेक्शन करता है। यदि यहाँ से पास होने वाला करंट बच्चों IG 0 हो जाए तो हम लोग इस तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज को कहा करते थे क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके लिए हालात क्या आते थे उभर कर, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। या तो ये पहचान होती है कि कोई ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, या फिर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 पास करे, यहाँ से यहाँ के दौरान जो करंट हो वो 0 हो जाए। ये दो पहचान, यदि ये 0 मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब हम लोगों को ये इक्वल ही मिलेगा। आपको वो नहीं पता, R1 बाई R2 किया, R3 बाई R4 किया, दोनों के आंसर सेम आ गए, मतलब फिर से ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब इस वाले वायर में CD में कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो यही तो था वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसके बाद हम लोग, यदि ये रिमाइंडर हम लोग ले चुके हैं, तो अब हम लोग मीटर ब्रिज जिसको अभी डिफाइन कर रहे थे उसका डायग्राम बना सकते हैं। उस पे आने वाले हर टर्म को अच्छे से समझना। बार बार कहा कि मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर हो, इन दोनों के थ्योरीज भी आई है, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट छापे जाते हैं इनको, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको 12th बोर्ड्स कह दीजिए या स्कूल लेवल के एग्जाम्स कह दीजिए जरूर दिखेंगे। क्वेश्चन पेपर का इतना सारा स्पेस बर्बाद कर देते हैं वो लोग, जितने में 3-4 क्वेश्चन प्रिंट हो जाए उसमें वो लोग कई बार मीटर ब्रिज का या पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना कर देते हैं आपके सामने, और उससे समझना है कि वो क्वेश्चन क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। और अच्छी बात क्या है कि जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा जो जो पढ़कर आ रहे हो वही अप्लाई होता चला जा रहा है, जो सिंपल फैक्ट सुना है उसी पर चीज़ें। तो फिलहाल ऐसा कीजिए, ये इंट्रो लिख लो पहले, और मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, उसकी थ्योरी, उसका वर्किंग है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स, वो सब हम लोग अब करेंगे डिस्कस। जल्दी से कर लीजिए नोट। क्या आप लोग नोट कर चुके हैं? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ भी तकरीबन सबका हो ही चुका है, 2-3 बच्चों के पेन्स चल रहे हैं। लेट देन कंप्लीट।
चलो फिर अब तो हो चुका। अब आइए देखिए, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पे ही, इसके प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है मीटर ब्रिज, तो वो दिखता कैसा है और उसमें ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे उसको यूज करके अननोन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। निखिल, चलो ध्यान दीजिएगा, ये रहा एक मेटल स्ट्रिप। कैसे बता दे मेटल स्ट्रिप आपको, मतलब प्लेट है, इतना चौड़ा प्लेट है, ज़्यादा अच्छा होगा आप कॉपर का बना हुआ प्लेट ले लीजिए, कॉपर का प्लेट। फिर यहां से एल शेप में इस तरह से एक और मेटल प्लेट है, यहां से एल शेप में ही एक और मेटल प्लेट है। ठीक है, तो कुछ किया नहीं हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, बस इतना कि एक लिया है लकड़ी का तख्ता, एक लिया है प्लाईवुड का टुकड़ा और उसमें कील मार मार के फिक्स कर दिया है इस तरह के प्लेट्स को। एक कील यहाँ लगा दिया, एक कील यहाँ लगा दिया, ताकि ये प्लेट उस प्लाईवुड के टुकड़े पे चिपका रहे। एक कील यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ताकि ये यहाँ फिक्स रहे। एक कील यहाँ और एक कील यहाँ लगा दिया। इसको एक प्लाईवुड के टुकड़े पर फिक्स कर दिया। प्लाईवुड का टुकड़ा इतना छोटा नहीं, इतना बड़ा नहीं, तकरीबन आपको इस साइज का इतना लंबा ज़रूर चाहिए और एटलीस्ट इस तरह से हाइट कुछ ना कुछ चाहिए। अरे जितना बोर्ड है उतना बड़ा आप ले लो, कोई इशू नहीं है। अब आगे सुनो, इसको कहा पॉइंट ए, इसको कहा पॉइंट बी। स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि थ्योरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में जाओगे तो वहां पर चीज़ें आपको ढूंढ कर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कॉन्सेप्ट साफ सुथरा रहेगा तो थ्योरी भी आसान, इजी, सिंपल, सुरक्षित और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप लगा पाएंगे। अब ए और बी के बीच एक वायर, जैसे किसी गिटार का वायर, जैसे किसी सितार का वायर, वैसे एक वायर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच खींचकर, टान कर बांध दिया जाता है, स्ट्रेच करके बांध दिया जाता है। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है बच्चों, वायर ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है, दैट इज 1 मीटर। शायद इसीलिए कोमल इसके नाम के साथ मीटर ब्रिज लिखा है। मीटर इसलिए क्योंकि जो वायर यूज करते हैं वो 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का ही होना चाहिए। और ब्रिज इसलिए क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, जैसे वो बिहेव करता है, जिस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, मतलब उसी के प्रिंसिपल ये काम करता है। 1 मीटर लंबा ए बी। अच्छा, यहाँ ठीक इस जगह एक हम लोग स्केल लेकर आते हैं। लंबा सा स्केल कहाँ मिलेगा पता नहीं, आप देखना। ठीक है, एक बड़ा सा स्केल लाते हैं जिसमें नंबरिंग की हुई होती, मार्किंग होती है इसकी स्केल में। तो बिल्कुल इस तरफ यहाँ पर 0 हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टोटल कितना हुआ बेटा ये? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है ये? 0 सेंटीमीटर।
1 मीटर लंबा स्केल भी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आई यहां पे भी कुछ होता है, यहां पे भी कुछ होता है। क्या कुछ होता है? यहां पे इस गैपिंग में हम लोग लगा रहे होते हैं एक रेजिस्टेंस जिसका हमें वैल्यू नहीं पता। R ओम का रजिस्टर हमें नहीं पता ये कितने ओम का है। ये कैसा रजिस्टर है? अननोन। अननोन रजिस्टर होता है, इसका वैल्यू ही हमें पता करना है। और यहां पे हम लोग एक लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स किस तरह का होता है ना कि एक बॉक्स जैसा है और आपको कई सारी चाबियां दी जाती, कई सारे पिन्स दिए जाते हैं। वो जो पिन्स होते हैं उनमें प्लास्टिक का एक हैंडल सा लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये पिन 1 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। मतलब इसमें जितने ओम का पिन लगाएंगे ये रजिस्टर उतने ओम का बन जाएगा। मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको आप अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, इसको R से दिखाया जो अननोन है। सपोज करो इसको कैसे दिखा दिया, S से। यहां तक आया? ठीक है, अब यहां से आगे चलेगा। इसमें करंट भी आपको प्रोड्यूस करना होता है। करंट के लिए आपको लगानी होगी बैटरी। जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या यहां तक ठीक है बच्चों? एक आवाज दे दीजिए प्लीज। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बैटरी आप जहां चाहो लगाओ। मान लो कि आप यहीं से एक कनेक्शन ऐसे निकालें, एक वायर लेकर आए और यहाँ पर एक बैटरी आप लगा दीजिए। सेल नहीं लगाना है, बैटरी लगानी है। एक स्विच लगा दो ऑन ऑफ करने के लिए, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा दिया। ठीक है, तो कौन सी बैटरी? इन्वर्टर वाली बैटरी खोल के लगा दो आप, क्या हर्ज है? हाँ कुछ कह रही, ओके, कह रही ब्लास्ट नहीं कर जाएगा एबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ आपको काम ही यहीं पे करना है। किसी बुक में ये सेल यहाँ पे दिखाया जाता है, किसी बुक में ये सेल ऊपर करके दिखा दिया जाता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप सेल कहाँ दिखाते हैं। तो डू वन थिंग कि आप ऐसा करो, सेल इधर कहीं लगा दो, साइड में सेल इधर कहीं लगा दो। और जब चाहो करंट फ्लो करवाना शुरू कर दे, जब चाहो करंट बंद हो जाए। इसके लिए एक स्विच लगा दो ऑन ऑफ करने के लिए। हर चीज़ में स्विच होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। अब जिसको ज़िंदगी भर चलाना हो बस वहीं स्विच नहीं लगाते हम लोग, वरना जब घर पे है अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो स्विच ऑन, घर से बाहर निकला तो फिर स्विच ऑफ। इसका इम्पोर्टेंस हम लोगों को पता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब ये ध्यान रखना, ये एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, ध्यान रखना, आप समझ जाओगे, है ना, मीटर स्केल। अब ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। यहां कहीं पे एक पॉइंट ले लो, पॉइंट सी। यहां से एक वायर निकाला, बीच में हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर जो ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज वगैरह को मेज़र कर रहा होता है, करंट वगैरह की बात की जा रही होती है। और यहाँ पे सामने एक कुछ एक नुकीला एरो सा, नुकीला सा पॉइंटर लगा रहता है। इसमें एक पॉइंटर लगा रहता है नुकीला सा। इसका करते क्या है हम लोग,
नज़र रखते हैं इस गैल्वेनोमीटर के सुई पे। जैसे घड़ी में नीडल होता है, सुई होती है, जैसे किसी भी मीटर में आप टायर में हवा ही डलवाते हैं, तो हवा डालने के बाद उनके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको ट्यूब के नोज़ल में रख करके वो देखते हैं कितना प्रेशर है, कितना पीएसआई का प्रेशर है। यदि सफिशिएंट है तो ठीक है, यदि थोड़ा ज़्यादा डल गया है थोड़ी हवा निकाल दी जाती, कम है थोड़ी हवा और डाल दी जाती, उसमें भी आपको नीडल डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें नीडल रहता है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे एक नीडल लगा रहता है जिसका काम क्या होता है, डिफ्लेक्ट करते जाना, डिफ्लेक्ट करते जाना। जब तक गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तब तक आप इस बात को समझें कि इस वाले वायर में भी करंट है। जैसे इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, जैसे ही इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, बिल्कुल ऐसे इसका नीडल हो जाए, डिफ्लेक्शन हो जाए जीरो, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो वायर है सी और डी, इसमें कोई करंट पास नहीं जा रहा, कोई करंट पास नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं गुजर रहा। वो जो नहीं कह रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज में कि गैल्वेनोमीटर से करंट ज़ीरो पास होना चाहिए तो ब्रिज बैलेंस कहलाता है, तो यहाँ पे भी इससे आपको करंट नहीं भेजना है। लेकिन ऐसे आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, स्विच आपने ऑन कर दिया है, सर्किट में करंट आ चुका है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको कभी इधर कभी इधर, कभी इतना कभी इतना, कभी इतना कभी इतना दिखेगा। कब? जब जब आप इस पॉइंटर को इस वायर में अलग अलग जगह रखेंगे। मान लो कि आपने इस पॉइंटर को यहाँ रखा था, उस वक्त ये नीडल इस तरफ था। आपने इस पॉइंटर को यहाँ रखा था इस तरफ, यहाँ इस वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देखा कि और ज़्यादा है। इस तरफ इसी वायर को आपने यहाँ रखा तो डिफ्लेक्शन आपको थोड़ा इधर दिखाई पड़ा। इसको और इस तरफ रखा, ये दिखा और डिफ्लेक्ट होने लगा। तो हम लोगों ने इस बीच में कहीं पर एक पॉइंट ढूंढा, ऐसा पॉइंट ढूंढा जहाँ पे इस पॉइंटर को रखने पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाई पड़े। ठीक है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाई पड़े। ओके, अब यदि ऐसी बात है तो जिस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखने पे यहाँ का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए, हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं बच्चों नल पॉइंट। इस वर्ड को अच्छे से सीखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें बार बार नल पॉइंट का जिक्र होगा। कभी आपसे कह देगा नल पॉइंट बताओ, कभी आपको नल पॉइंट दे दिया जाएगा, उसका यूज़ करना होगा प्रॉब्लम्स में। तो आखिर नल पॉइंट होता क्या है? जब सर्किट ऑन हो जाए, सर्किट क्लोज हो जाए, पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर दे, उस वक्त ये पॉइंटर जहाँ कहीं रखने पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो कर दे। जिस पॉइंट पे आपने इसको रखा और रखते ही देखा कि ये जो नीडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, गैल्वेनोमीटर में अब ना तो जरा सा लेफ्ट ना तो जरा सा राइट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, सुई बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, ज़ीरो के तरफ पॉइंट कर गई, इसमें कोई करंट पास नहीं होता है। तो उसी पॉइंट डी को हम लोग कह रहे क्या है? नल पॉइंट। एक और बात, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये ऐसे कुछ एरो पॉइंटर, इसको एक्चुअली हम लोग जे से दिखाते हैं। जे फॉर जॉकी। जॉकी समझते हैं? नहीं? चलो, हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ बताऊंगा नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, भारत देश के जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे दो तीन वर्ड फेमस है। जॉकी के ही अलग अलग नाम है। कोई कहता है हुक, है ना, हुक कहता है,
वो आप गर्मी के वक्त में सिंगल फेज हो गई इलेक्ट्रिसिटी, छत के ठीक बाहर से ओवरहेड वायर पास करता है, 3 तार। तो पापा क्या करते हैं, वो एक हुक सा बनाते हैं और आपका जो सर्विस वायर है उसको इस वाले वायर से उठाकर उसमें लगा देते हैं। लाइट आ जाती है और आराम से पंखे में, एसी में, कूलर में सो जाते हैं हम लोग। मतलब उसमें घुस के नहीं, उसकी मौजूदगी में, उसके हवा में सो जाते हैं। लाइट आ गई, वरना सिंगल फेज्ड है, पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। तो वो जो हुक लगाते हैं वो जॉकी, और क्या बोलते हैं, जो टोंगा लगाते हैं वो जॉकी है, और क्या बोलते हैं, हाँ बोका, तो वो तो ऐसे बोलते हैं, बोका अलग चीज़ है, हाँ और कुछ कुछ बोलते होंगे। तो ऐसा हुक जैसा चीज़ हमारा जॉकी कहलाता है। यहाँ पर जॉकी बेटा पॉइंटर के शक्ल में दिया है, परेशान होने की बात नहीं। अच्छा, एक और ख़ास बात रखना, ये जो वायर हम लोग लगाते हैं, ये जो वायर लगाते हैं, इस वायर ए बी की खासियत है। ये वायर कैसा होना चाहिए वो सुनो, ये होना चाहिए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना मत लिखो कड़ा वर्ड, यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस स्टाइलस के तरह वायर कहीं काफ़ी पतला हो, उसके बाद फिर थोड़ा मोटा हुआ, थोड़ी दूर तक चले, फिर आगे जा कर के और मोटा हुआ, फिर पतला हुआ, ऐसा नहीं। थिकनेस कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसी होनी चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे वजह है, आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, रो एक्सप्रेशन था R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। तो L वहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर था, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, उसके चेंज होने से मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए थिकनेस कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। इसीलिए जो इसके दो नाम है ना, इनमें से एक अब डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये जो नाम है ना स्लाइड वायर ब्रिज, ये पहले इसको इस नाम से बुलाते थे, अब मीटर ब्रिज ही बोलते हैं। अब किसी किसी बुक में आपको सुनने को मिलेगा कि स्लाइड वायर ब्रिज है इसका नाम। कोई कोई टीचर इस बात को आपको बता रहे हो कि पहले इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी हुआ करता था, अब सिर्फ मीटर ब्रिज। क्यों, स्लाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? जब आप जॉकी लगातार स्लाइड करेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वायर घिसेगा, कहीं पे पतला और कहीं पे मोटा हो जाएगा, जो उसके रेजिस्टिविटी, जो उसके रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करेगा और हमारा डेटा खराब आएगा, गलत डेटा आएगा, उसमें करेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, एक और बात इस वायर की होनी चाहिए कि ये जो वायर बना होता है ये वाला, ये नॉर्मली आप ले लो मैंगनीन का या फिर कॉन्स्टेंटाइन का, अलॉय का बना होना चाहिए। ये दोनों क्या थे, अलॉयज थे, पढ़ा था हम लोगों ने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये बात पढ़ा था। मेटल में, कंडक्टर में इफेक्ट अलग था, इंसुलेटर में इफेक्ट अलग था। पूरा बना लो, फिर एक ही बार काट दूंगा, हाँ मार खाओगे ना बस, हाँ। तो और सेमी कंडक्टर में अलग था। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि आप ये जो वायर लेंगे बेटा, वो कॉपर मत लेना, एल्यूमिनियम मत लेना, आयरन मत लेना, स्टील मत लेना, आप ले लेना किस चीज़ का वायर, किसी ना किसी अलॉय का। बेटर होगा यदि मैंगनीन या कॉन्स्टेंटाइन लेते। अलॉय के केस में आप याद कीजिए, आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड होता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने का अलॉय के रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर बदल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी चेंज ना हो जाए, इसकी वजह से इसमें सरकाना बंद कर दिया हम लोगों ने। वायर में जॉकी को स्लाइड करना बंद कर दिया कि बार बार स्लाइड करेंगे थिकनेस बदल जाएगी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे असर पड़ जाएगी, डेटा गलत सलत आने लगेगा। तो फिर इसको कैसे झेल सकते थे? ये भी तो हमारा
वायर है, यदि मेटल वगैरह का रहा तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होने का डर होगा, डेटा वेरी कर जाएगा, ओरिजिनल कुछ और आना चाहिए, कुछ और मिल पाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है वन मार्क्स में कि वाई द वायर यूज्ड इन मीटर ब्रिज इज यूजुअली मेड अप ऑफ द अलॉयज लाइक मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेन। तो आपको बताना पड़ेगा कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हल्का बदलाव होता है, बहुत रेयर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो दैट्स वाई उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसके पहले सारा कुछ पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग उस कॉन्सेप्ट की बात कर पाएंगे। फिलहाल तो और आगे चलो। ये तो एक दो बात हो गई कि वायर का थिकनेस यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैंगनीन कॉन्स्टेंटेन जैसे अलॉयज से ये वायर बना होना चाहिए। अब आओ थोड़े से इसके कैलकुलेशन की बात करें कि यदि यही होता है हमारा मीटर ब्रिज, तो आपने तो लिखा था कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी मदद करता है किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू बताने में। तो कैसे बता पाएगा? कोई तो फॉर्मूला होगा इसका जिससे ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू बता पाएगा। अच्छा, तो एक तो वो जानना है हम लोगों को। हाँ, आपको ठीक है, आइए दौड़ के जाइए, उड़ के आइए। ओके, कर सकते हैं ऐसा, अभी भी नहीं दौड़ रही हो और आते समय उड़ना जरूर। हाँ सुना, हाँ किसने क्या कहा? कुछ कहा आपने, क्या लेके आना? लाइट लेके आना। हाँ, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब सुनना। हाँ, एक और चीज़, ये पूरा का पूरा 100 है बेटा। सपोज इसका नल पॉइंट यहाँ मिला है, कहाँ मिला है? L सेंटीमीटर दूर पॉइंट A से। एक और चीज़ देखो, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका जिक्र होगा नहीं, वो डायरेक्टली लिख कर निकल जाएंगे और आपको समझना होगा कि यही होगा। पॉइंट A से जॉकी का डिस्टेंस, पॉइंट A से D का डिस्टेंस, पॉइंट A से नल पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करो L आया। आपका सारा ध्यान इस वायर को कभी यहाँ, 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 कभी यहाँ रखने पे था, और नज़र कहाँ थी टिकी हुई? गैल्वेनोमीटर पे। तो ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा जॉकी, इसको यहाँ रखा, डिफ्लेक्शन दिखा, यहाँ रखा, डिफ्लेक्शन दिखा, यहाँ रखा, डिफ्लेक्शन दिखा, यहाँ रखा, डिफ्लेक्शन दिखा। कोइंसिडेंटली हम लोगों ने यहाँ रखा, पता चला इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो गया हमारा? 0। तो इसी पॉइंट डी को हम लोग कहेंगे क्या? नल पॉइंट। नल पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? पॉइंट डी। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज, तब चलेंगे आगे। यस सर। वेरी गुड, सिर्फ 1-2 आवाज आई है और इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, रखो आवाज। ओके, तो सपोज नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है शुरुआत से पॉइंट ए से, वो कितना मिला हमें? L। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इफ a small r be the resistance per unit length of the wire AB, देन रुक जाइए बच्चों, रुक जाओ जरा। सपोज इसका रेजिस्टेंस, हाँ प्लीज, तो आप क्या कह सकते हैं? यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस L इंटू आर, और अच्छा ये पूरा 100 था, ये L था, तो ये जो बच गया वो क्या बचा? 100 माइनस L।
ये था L, ये पूरा 100, तो 100 में से ये L माइनस करो, तो ये जो दूसरा टुकड़ा है D से लेकर B तक वो 100 माइनस L होगा कि नहीं। चलो राम आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है क्या? हाँ मैं भी कुछ नहीं। अब क्या बात है, इसका रेजिस्टेंस L टाइम्स R और इसका रेजिस्टेंस 100 माइनस L टाइम्स स्मॉल r। क्या हुआ, सोच रहे कुछ गुंजाइश है तो इस बार छोड़ दीजिए। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दिया नहीं तो मैं सामने वाले से राय लेता हूँ, फिर वो जैसा बोलता है वैसे करता हूँ। बैठो। चलो, और वो कह रहा कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद आप पंकज सर से पूछते हैं उसके बाद फैसला देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, ठहरो। ये कंफर्म हो गया कि यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस L इंटू स्मॉल r। क्यों? क्योंकि आपने जो रेजिस्टेंस R माना है, रेजिस्टेंस R वो पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब यदि ये वायर यही है 100 सेंटीमीटर का वॉटएवर, तो इसका 1 सेंटीमीटर टुकड़ा कितना रेजिस्टेंस कैरी करेगा, स्मॉल r ओम। 2 सेंटीमीटर ले लो तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स r। 3 सेंटीमीटर ले लो तो 3r। 4 सेंटीमीटर ले लो 4r। 5 सेंटीमीटर ले लो वायर का तो 5r। वैसे ही यहाँ से लेकर नल पॉइंट तक के डिस्टेंस को यदि हम लोगों ने स्मॉल l माना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, LR। और ये लेंथ यदि 100 माइनस L है तो ये 100 माइनस L टाइम्स R हो जाएगा। यहाँ रुकने की ज़रूरत तो नहीं, समझे इस बात को? पक्का पक्का? अच्छा एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि तुम्हारी आंखें ऐसी थी। हाँ तो तुम्हारी आंखें ऐसी थी, ठीक है, मतलब डाउट नहीं है ना, आगे चल सकते हैं। ओके ओके, हैंकी हटा लो, सुनो आगे। अब गौर से देखिए, ये और कुछ नहीं अपना व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, और वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपने किया ही ऐसा काम है, अच्छे से देखना बच्चों। यदि ये हमारा R1 है जिसका वैल्यू नहीं जानते, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, और ये हमारा R4 है, और ये रहा R1 बाई R2, R3 बाई R4, और बीच में जो C और D के बीच जो वायर लगा है उसमें रेजिस्टेंस कितना, 0। उसमें करंट कितना, 0। तो कह तो दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और दोनों के बीच वाले पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए। हम लोगों ने कुछ ऐसी तरकीब लगाई, कुछ ऐसा मेथड लगाया कि इससे होकर कोई करंट ना जाने पाए, ऐसी कुछ कोशिश की। करंट 0 हो गया। यदि बीच वाले वायर में करंट 0 हो जाए तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कहते हैं। तो हमारा मीटर ब्रिज भी यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस्ड। अब वो नहीं बोल रहा था मैं। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान यही होती है, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। R1 की जगह क्या रखो, यही वाला R जो हमें पता करना है। R2 के जगह L टाइम्स R रख दिया। R3 ये वाला S याद रखना, ये पता है हमें, और R4 मतलब 100 माइनस L इंटू स्मॉल r। ठीक है क्या? क्या यहां तक ठीक है बच्चों? आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो यहां से R और R पार, तो यदि आप इस R का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो R टाइम्स 100 माइनस L इक्वल्स टू S इंटू L। देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस R जो हमें नहीं पता था वो कैसे निकल पाएगा, L जो कि
नल पॉइंट का डिस्टेंस है पॉइंट ए से बाय 100 माइनस एल और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा एस। तो एस इंटू एल बाई 100 माइनस एल बोलो या एल बाई 100 माइनस एल इंटू एस बोलो, बात एक ही है। आरएचएस की सारी चीजें पता है हमें। ये एस कितने ओम का पिन लगाया था रेजिस्टेंस बॉक्स में वो आपको पता था, आपने पढ़ लिया कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ये एस हमें पता है। ये एल पता है, ये एल पता है। कैसे पता है कि आप जब यहां से यहां तक इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे रखते जा रहे थे तो आपने ये देख लिया कि कहां पे रखने पे जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो क्या हो गया 0। और ये लेंथ मेजर कर लो, यही तो इसका काम है। स्केल किस लिए लगाया? स्केल का काम क्या है? यहां से लेकर यहां तक सामने वाला पॉइंटर मेजर कर लिया कि ये कितने सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिला है। और तब आपको एल भी पता, ये एल भी पता, ये एस भी पता, तो अननोन रजिस्टर हम लोगों को यहाँ से मिल पाएगा। तो वो जो आपको उन्होंने आंखें बंद करवा कर एक रेजिस्टेंस दे दी थी, कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ पे रख दो। और यदि डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक काम चला हो? एवरेज, बढ़िया, चकाचक? नोट कीजिए, नोट कीजिए। क्या लिख दो? कंस्ट्रक्शन कॉमा वर्किंग एंड थ्योरी। रुको 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 रुको, एंड थ्योरी। रुकना बच्चों, रुकना जरा। आपसे ये क्वेश्चन यदि थ्योरी में पूछा जाता है तो ध्यान रखना वो कुछ ऐसी ही बात करेंगे आपसे, वो कुछ ऐसी ही बात करेंगे। आपसे कह देंगे कि व्हाट इज अ मीटर ब्रिज या डिफाइन अ मीटर ब्रिज, फुल स्टॉप। उसके बाद कह देंगे कि राइट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ अ मीटर ब्रिज and find an expression for the unknown resistance, जो हम लोग पता कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके हेडिंग में भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ अ मीटर ब्रिज। चलिए, इतने के बाद आप इसे नोट कर लो, सारी चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं, फिर आगे की सोचते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है ठीक है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? सुभाष, श्रेया, निखिल, तनु, माहिरू, बबीता, अतीत, नौशीन, खुशी, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके यस सर। ओके बेटा। चलिए अब आइए इस पर बेस्ड एक लिया जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा। थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं तो चलेंगे पोटेंशियोमीटर की तरफ। अब इसके न्यूमेरिकल्स करने होंगे। सुनो जरा, एक क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह, ध्यान से। अब क्वेश्चन में इतना सारा तामझाम नहीं करेंगे हम लोग। ये ए बी हमारे पास वायर है, कांस्टेंटाइन या मैंगनीन या इसी तरह के किसी ऐसे वायर से बना हुआ, मतलब किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ वायर है जो जिस पर हीट चेंज होने से रेजिस्टेंस के वेरिएशन का खतरा ना रहे। ये लीजिए, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है X, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू दे चुका है 40 ओम, और ये रहा, देखो ना, ए बी था, इसको सी कहा। यहाँ से बीच में कहीं पर गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आता है
जब आपने जॉकी को यहाँ पे रखा पॉइंट डी पे, और क्वेश्चन ही आपसे ये बता रहा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 40 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितना दे चुका है 60 सेंटीमीटर। एक और बात, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है, ये जिस मटेरियल का बना है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर। बस अब इतनी बात बताकर पूछता क्या है वो सुनिए। पूछता है आपसे कि बताओ अननोन आपसे पूछता है फाइंड द unknown resistor X and the, इसमें थोड़ा और एडिशन कर देता हूं मैं, and the current drawn from the battery। बैटरी कहाँ लगी है, यहीं लगा दो बैटरी एक। ये एक बैटरी लगा दिया। कितने वोल्ट की ले लो, चलो 6 वोल्ट की बैटरी। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं बातचीत। क्या आंसर 6 वोल्ट। और एक छोटा सा चेंज कर दो। ये जो 40 ओम लिया है ना आपने, 40 ओम को बहुत ज़्यादा हो गया, इसको आप कह दीजिए 6 ओम। बस एक्स निकालना है और बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा सर्किट में वो पता करना है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कर लो ट्राई, और उसके बाद हम लोग एक बार मिलकर बनता हुआ देखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। नौशीन मौजूद है हम लोग? यस सर। ठीक है, ज़रा एफर्ट लगाइए। कर चुके हैं ना? ओके, क्या आंसर आया? x का वैल्यू क्या आया? 4 आया है। आइए चेकते हैं इसको। चूंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो है, इसलिए बैलेंस्ड होने की वजह से आप लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये तो रेजिस्टेंस है, सिर्फ लेंथ क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके साथ ये 1 ओम इनटू में है और ये 60 के साथ भी 1 ओम इनटू में। कहा था ना L इंटू आर, 100 माइनस L इंटू आर। जिस वायर का यूज किया है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस यदि 1 ओम, तो 40 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 40 ओम, तो 60 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 60 ओम। अच्छा, 0 0 कैंसिल्ड, 6 और 6 भी कैंसिल्ड। x कितना आ गया? 4 ओम। एक आंसर आप ला चुके हो। अब आपसे इतनी बात बताने के बाद आपसे पूछता है कि बताओ बैटरी सर्किट में कितना करंट सप्लाई करेगी। ये आंसर कोई ला चुका है? आपने कहा 1.5, 3/2, सेम वही। और कोई मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोई भी इधर? ठीक है। क्या आप लोगों का भी आंसर 1.5 एम्पियर ही आया है बच्चों, जो लोग ऑनलाइन हैं? अच्छा, ठीक है।
जरा इसके पार्ट 2 में आ जाओ कि अब ये आगे क्या होगा। अब आपके लिए नॉर्मल एक सर्किट मिल गया। कैसा सर्किट मिला है कि यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे आते हैं तो एक रेजिस्टेंस है, कंप्लीट रेजिस्टेंस है, कितने ओम का बच्चों? 100 ओम का। अरे ये पूरा वायर 40-60, आप चाहे तो 40 ओम अलग 60 ओम अलग दिखा दो। हाँ सर 1.5 आ। वेरी गुड, 1.5 सारे बच्चों का आया। एक बार चेक कर लेते हैं नौशीन, फिर चलते आगे। ये हो गया हमारा 40 ओम, ये हो गया हमारा 60 ओम, और बैटरी यहीं कहीं पे लगी हुई है। ये तो इतना जो झाम करते हो आप समझ जाओ, 10th में पढ़ेंगे। अच्छा, कितने वोल्ट के? 6 वोल्ट। अब ये दोनों आपस में सीरीज में, तो इनके जगह 6 और 4 10 ओम का एक इक्विवेलेंट लगा दे। ये आपस में सीरीज में 60 40 100 ओम का। तो नया सर्किट हम लोगों को कैसा दिख पाएगा वो ज़रा देखें। ये रह गया एक 10 ओम, यहीं नीचे एक दूसरा रह गया 100 ओम, ठीक है। और बैटरी लगी हुई है, कैसे भी लगा दो जैसे आपको अच्छा लगे, रूल्स तोड़ मत देना। यहाँ पर स्विच है के, और ये 6 वोल्ट। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही तो सीखा था कि दो रेजिस्टर्स R1 R2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट R1 R2 बाई R1 प्लस R2 लगाते हैं। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो ऊपर क्या हो गया? 1000, नीचे क्या हो गया? 110, एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया, डिवाइड अभी मत ही करो, 100 बाई 11 ओम। अब आप लगा दो ओम्स लॉ, है ना, यहाँ के बाद। नाउ हमें पता है कि V इक्वल्स टू I टाइम्स R होता है। हाँ, क्या कुछ? हाँ, क्योंकि उसमें से करंट ही नहीं पास हो रहा है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। थ्योरी पढ़ने वाले दिन ही तो कह दिया था कि फिर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V बाई R। V कितना है? 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट क्या आया? 100 बाई 11। क्या सबका ऐसे ही प्रोसेस जा रहा था बच्चों? 6 बाई 1, 11 ऊपर, 100 नीचे, 3 टाइम्स 50 टाइम्स 33 बाई 50 एम्पियर। ये तो 1.5 नहीं दे रहा ना, सर 0.66। ये तो 1.5 नहीं दे रहा है। अच्छा, ओके, तो ये कितना दे देगा? डिवाइड करोगे तो 0.66 एम्पियर। मेरे ख्याल से ये माइक तनु ऑन कर रही थी और एक बार फिर से वो प्रॉब्लम आई माइक में। तनु, सिर्फ हमिंग साउंड आ रही है आपके माइक से। चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और इसी तरह का। इस बार यहाँ पे एक रजिस्टर है 2 ओम, और ठीक इसके पैरेलल एक और रजिस्टर है 4 ओम। दोनों आपस में तो पैरेलल है, बट इनका कनेक्शन इनके बीच है बच्चों। इस बार ये नहीं पता हमें, और ये रहा ए बी। ध्यान रखना, इस ए बी के बीच ही आपका वो वायर कनेक्टेड होगा, ए बी के बीच ही वायर कनेक्टेड होगा। ये पॉइंट सी, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और ये पॉइंट डी,
ये फिर से दे चुका है आपको 40 सेंटीमीटर, ये फिर से दे चुका है आपको 60 सेंटीमीटर, और इस बार कहता है ये वाला आर बताओ। अब कहीं ये कंफ्यूज मत करना कि अननोन रेजिस्टेंस तो यहाँ रखते थे, यहाँ तो रेजिस्टेंस बॉक्स रखते थे। आपको ये देखना है P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, या कह दो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। लेकिन उसके पहले इनका जो हिसाब है क्लियर करना पड़ेगा। ये लोग आपस में पैरेलल में है, तो इनका एक इक्विवेलेंट निकाल लो और तब ये काम कीजिएगा। देखिए जरा, कोई 2 ओम कह रहा, कोई 3 ओम कह रहा, चेकते हैं इसको। चलो अब इससे ज़्यादा कैसे रुकेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो ना, पैरेलल है ना। 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 कितना होगा श्रेया? 4 2 ज़ार 8, 4 और 2 6, 4 बाई 3 ओम। ठीक है, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है हमारा फाइनली? इसका चेहरा कैसा तब्दील हो गया? दोनों को हटाकर आप एक सिंगल रजिस्टर लगा रहे हो, 4 बाई 3 ओम। यहाँ पर आगे चलकर ये अननोन है फिलहाल, और नीचे क्या है? ये 40 पर यूनिट रेजिस्टेंस बनी है पर यूनिट लेंथ में। ये कितना हो गया हमारा? 60 ओम। ठीक है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से कहीं जॉकी है, रहने दीजिए। क्या करो, हमें पता है R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। R1 क्या है हमारा? 4 बाई 3। R2 क्या है हमारा? 40। फिर ये कितना R जो कि अननोन है, हमें इस बार यही पता करना है, ये 60। 4 बाई 3, 1 बाई 40 इक्वल्स टू R बाई 60। 0 से 0 कैंसिल्ड, 4 से 4 कैंसिल्ड, 3 से 6 2 टाइम्स, क्रॉस करवा दीजिए। R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 ओम। यही इक्विवेलेंट, यही हमारा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कर लीजिए नोट। हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का, थोड़ा बढ़िया। अभी तक तो फॉर्मूला ही लगा रहे हैं डायरेक्ट हम लोग। चलिए, क्या आगे चले हम लोग? जो बच्चे ऑनलाइन हैं दीजिए आवाज। यस सर। वेरी गुड। सुनो जरा, सुनो, ये रेजिस्टेंस R है, नहीं पता कि कितने ओम का है। पास में ही एक रेजिस्टेंस S है, इस बार ये भी नहीं पता है। और ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B। याद रखना ये सब मीटर ब्रिज का केस है। मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है। अब उतना उलझा हुआ काम क्यों करें हम लोग। ये रहा वायर, तो ध्यान से सुनना। पॉइंट C गैल्वेनोमीटर, इसका डिफ्लेक्शन हमें 0 मिला। इस पॉइंट D पे ये था 60 सेंटीमीटर। रुक जाइए, ये केस 1 है, ना तो R पता ना तो S पता। अब कहता है कि इसी में यदि हम लोग एक बदलाव कर दें, एक बदलाव क्या कर दे, ये केस 2 है। बदलाव ये करने को कहता है कि यदि इस S के साथ आप एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। रेजिस्टेंस S के साथ
एक और रेजिस्टेंस 5 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो ये जो चीज़ हमें दिख रहा है, ये जो नल पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, नल पॉइंट जो 60 सेंटीमीटर पे था वो यहाँ पहुँच गया। फिफ्टी सेंटीमीटर पे आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगा आर और एस का। फाइंड द रेजिस्टेंसेस आर एंड एस, ये है क्वेश्चन। बस पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और हम में से यदि किसी को आइडिया लग चुका है कि करना क्या चाहिए, स्कूल में कभी पढ़ लिया हो तो एक एफर्ट लगा लो, फिर चलेंगे आगे। अच्छा हाँ, एक काम कीजिए, ये जो चीज़ है ना, ये पैरेलल में नहीं सीरीज़ में कनेक्ट करने को कह रहा है। आपका काम थोड़ा आसान कर रहा है ये एस था, इसके साथ 5 ओम जो है वो सीरीज़ में है बच्चों, नॉट इन पैरेलल। फिर क्वेश्चन में पैरेलल भी दिया जाता है, बट इस क्वेश्चन में वो 5 ओम जो कनेक्ट हुआ है वो सीरीज़ में है। कुछ कर चुके काम? चलो देखिए जरा, इससे ज़्यादा तो नहीं रुकेंगे। ये R1 ये R2, इस केस में R/60 इक्वल्स टू S बाई पूरा 100 होता है, फिक्स्ड है, ये 60, तो ये कितना रह गया 40, 0 0 कैंसिल्ड, कैंसिल तो और होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये R/3 इक्वल्स टू S/2, मतलब R/S इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, है ना। चलो फर्स्ट केस में ऐसा कुछ मिला है। केस 2 में आइए इस तरफ, R1 क्या है हमारा, R, ये क्या है 50, R3 क्या है S+5, समझे, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, S+5 ही तो होगा। अच्छा ये 50 है तो ये बचा हुआ भी कितना हो गया 50, 50 से 50 कैंसिल्ड। इसका मतलब इस बार ऐसा करो, R/S+5 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, जैसे आप कंफर्टेबल हो सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना था, यहाँ से R निकालना था S के फॉर्म में, इसमें पुट कर देना, कोई फर्क नहीं है। दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है। क्लास 10 में आपने इसके कई मेथड्स पढ़े हैं, एलिमिनेशन भी था, सब्स्टिट्यूशन भी था, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, R और S कैसे निकालेंगे, कुछ तो कैंसिल करवाना होगा। चलो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो R/S डिवाइड होगा R/S+5 इक्वल्स टू 3/2 डिवाइड होगा 1 से। R यही कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसको एक बार बढ़िया से लिख देते हैं, R/S, S+5 ऊपर चला गया, R नीचे चला आया, ये 3/2 रह गया।
आर और आर कैंसिल्ड, s बाई 5 डिवाइडेड बाई s इक्वल्स टू 3/2। S10 आया है। अच्छा, चेक करते हैं। s को 3 से 3s, s को 2 से 2s प्लस 10, तो 3s में 2s सब्ट्रैक्ट हुआ, s इक्वल्स टू कितना आ गया 10। रेजिस्टेंस से ओम होगा। s का वैल्यू पुट कर दो, यहीं पुट कर दो। r बाई 10 इक्वल्स टू 3/2। r कितना हो गया 15 ओम। तो कैलकुलेशन सारा वो ग्रीन वाले हिस्से से है। तो आपको दोनों डायग्राम्स में ये केस 1, ये केस 2 और दोनों इक्वेशन को जहाँ से डिवाइड किया है वहाँ से कैलकुलेशन है क्लास 10 के। जल्दी से कर लीजिए नोट। अब वो पैरेलल वाला भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला रजिस्टर R ओम नहीं पता, दूसरा रजिस्टर S ओम नहीं पता, नीचे ये वायर दे चुका है जो ब्रिज में लगाते हैं 100 सेंटीमीटर, और इस वक्त इसका जो बैलेंस पॉइंट है, जो नल पॉइंट है, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, वो पॉइंट यहाँ कहीं पे मिला है 40 सेंटीमीटर पे। ये 40 है, ऑटोमेटिक 60 हो गया ये। अच्छा, केस 2, केस 2 बच्चों, कहता बस इसके साथ आप एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दो, इस बार 12 ओम का, और सीरीज नहीं पैरेलल में। ऐसा करते ही ये जो नल पॉइंट है हमारा, ये जो नल पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का 0 अब मिलता है वहाँ जहाँ पे यहाँ रख रहे हैं, जो कि अब हमारा 50 सेंटीमीटर पे। फाइंड R एंड S। फाइंड R एंड S। हो गया सॉल्व, आंसर मैच करें। R का वैल्यू बताओ। R का वैल्यू 4 ओम और S का वैल्यू 6 ओम। R 4 ओम और S 6 ओम। कितने बच्चों का नहीं आया ये आंसर? ओके, ठीक है, हम सबका आ गया है। वेरी गुड। अमित आ गया? तो तुम सोले के गब्बर हो, सोले के ठाकुर हो, हाथ नहीं उठा रहे हो। आप सबका आया बच्चों 4 और 6? नो सर, मेरा नहीं था। अच्छा, नो नहीं सर। थी। कोई यस कोई नो कह रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं पहले। क्या हुआ? R बाई 40 इक्वल्स टू S बाई 60। जरूरी नहीं कि आप डिवाइड करके ही बनाए, इक्वेशन 1 2 निकाल कर यहाँ से S निकाल लो, उसको पुट कर दो, पहले R निकलेगा। जो ट्रेडिशनल तरीका है उनमें से किसी को भी यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे, बस इक्वेशन सही बनना चाहिए। और ये सब गलत ही क्यों करेंगे हम लोग? तो ये रहा हमारा फर्स्ट। बहुत अच्छा।
20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स। ओके, तो R बाई S इक्वल्स टू 2/3, इक्वेशन 1। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये दोनों आपस में पैरेलल में है बच्चों, तो इनको हटाकर एक जो इक्विवेलेंट निकालेंगे 12 इंटू एस बाई 12 प्लस एस होता। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, R बाई 50 इक्वल्स टू 12s बाई 12 प्लस एस और डिवाइडेड बाई भी 50 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 1 को 2 से या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना होगा। देखो आज जैसे ये वाली टॉपिक हो रही है, फिर पोटेंशियोमीटर में जाएंगे, तो घर पहुंचते ही आपको इन पर क्वेश्चंस लगाने होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के, तो आपका कमांड हो जाएगा इस पर, वरना ये आपको रिमांड पे ले लेगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का LHS R बाई S, इक्वेशन 2 का LHS R बाई 50, यही है ना, इक्वल्स टू इसका RHS 3/2 और इसका RHS 2/3, 2/3 और इसका RHS है 12s अपॉन 12 प्लस s और डिवाइडेड बाई फिर से 50 है, तो क्या इसको 1/50 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एटलीस्ट फायदा ये हुआ कि R और R कैंसिल हो पा रहे हैं यहाँ से। ये बना 50/s, 50 ऊपर s नीचे, इस तरफ क्या हो जाएगा 3/2, इन चीज़ों को ऊपर ले चलो, 50 इंटू 12 प्लस s डिवाइडेड बाई 12s, तो 50/s रहने दिया, इक्वल्स टू कुछ कैंसिल है क्या, 3 से 4 टाइम्स, ठीक है, 2 से 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 12 प्लस s अपॉन 4, ठीक है, क्रॉस करवा दीजिए। कुछ गलत लग रहा ना, क्या कुछ गलत हुआ है? इक्वेशन 1 का LHS R बाई S था, इक्वेशन 2 का LHS R बाई 50। हाँ नहीं तनु, आपको सुन नहीं पा रहा हूं मैं। सेकेंड स्टेप यहाँ पे इस ये वाला ना, अच्छा ठीक है ठीक है, तब तो इसको चेंज करते, पहले इधर देखेंगे क्या होगा। तब ये 2/3 है एक्चुअली, 2/3 ये हुआ, ये हुआ 12 प्लस s इंटू 50, ऊपर भेज दिया और ये 12s को नीचे रख दिया। अब ठीक है ना, चलो 50/s जैसे का तैसा और काहे का जैसे का तैसा, ये 50 और 50 कैंसिल्ड, तो ये रह गया हमारा 1/s इक्वल्स टू 2 टाइम्स या 2 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 24 प्लस 2s और नीचे 36s, है ना। अब करवाइए क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 20 नहीं
36s इक्वल्स टू 24 को 5 से, ओ ये s था ना, अच्छा सॉरी ये s था, तो ये रहा हमारा s इंटू 24 प्लस 2s इक्वल्स टू 36s। 24s प्लस 2s स्क्वायर इक्वल्स टू 36s, ठीक है। 2s स्क्वायर इक्वल्स टू 36 में 24 घटा 12s, एक s कैंसिल्ड, s इक्वल टू 6 ओम। क्या s का वैल्यू 6 ओम था? फिर गया अच्छा, क्या s इक्वल टू 6 ओम था और r का वैल्यू 4 आया था? अच्छा, अब इस s का वैल्यू पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 r बाई s के जगह क्या 6 इक्वल्स टू 2/3, 3 से 2 टाइम्स r इक्वल्स टू कितना हो गया 4 ओम। चलो, बड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो गया, इसको और छोटे में भी कर सकते थे हम लोग क्या, चलो खैर।